नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रति चक्रवात के बारे में। इससे पहले की वीडियो मैंने चक्रवात के बारे में बताया था, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में मैंने स्पेशल से बताया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रति चक्रवात। एंटी साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात का ठीक उल्टा जो होता है उसको हम लोग एंटी साइक्लोन बोलते हैं। ये कैसे आते हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। तो दरअसल वायु का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर उच्च वायुदाब और बाहर की ओर निम्न वायुदाब रहता है उसको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। इसमें हवाएं उच्च वायुदाब अर्थात केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, इनको हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं। अब चक्रवात का ठीक उल्टा एंटी साइक्लोन है। मतलब चक्रवात में क्या हम लोग देख रहे थे, चक्रवात में क्या होता था कि जो हवाएं केंद्र में जो था वो लो प्रेशर रहता था, बाहर की तरफ हाई प्रेशर रहता था। तो जो हवाएं होती थी वो केंद्र की तरफ आती थी। लेकिन ये इसका ठीक उल्टा हो जाता है। इसमें केंद्र की तरफ हाई प्रेशर और बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है, और बाहर की तरफ लो प्रेशर की वजह से हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है। इसी को हम लोग प्रति चक्रवात कहते हैं और ये साफ मौसम के सूचक होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रति चक्रवात के बारे में। सबसे पहले हम जब देखेंगे तो प्रति चक्रवात की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में जो होते हैं वो क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। चक्रवात का ठीक उल्टा होता है। ऊपर से जब हम देखेंगे तो जब नीचे आते हैं तो इनकी जो हवा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं किनारे की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं किनारे की ओर होती है। और देखें तो यहाँ पर देखें तो ये इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आते हैं। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध दोनों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। दोनों को अगर जो समझ लेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको कर भी लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये आते कैसे हैं और ये साफ मौसम के सूचक होते हैं। लेकिन सब इसके पहले आप लोग थोड़ा सा पृथ्वी पर जो आप देखेंगे तो आपको ये समझना होगा हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल जो मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहले आप देख रहे हैं यह इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर आप देखेंगे तो ये 30 से 35 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, 30 से 35। ऊपर की तरफ देखेंगे 60 से 65 और ये आप देखेंगे तो पोलर रीजन आ जाएगा, पोलर रीजन। तो ये हो गया 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री इक्वेटर और उसके ऊपर 30 से 35, फिर 60 से 65, फिर उसके ऊपर पोलर। तो इसमें जब आप देखेंगे तो हमें देखने को ये मिलता है कि आप जान रहे थे कि विषुवत रेखा से क्या होती हैं, हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठती हैं। विषुवत रेखा से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वो 30 से 35 की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में फिर 30 से 35 की तरफ ये उतरती हैं। तो होता यही है कि जहाँ पर हवाएं जो विषुवत रेखा के पास से 5 से 10 डिग्री के आसपास जब देख रहे थे हवाएं जो ऊपर उठ रही थी, ऊपर उठने के बाद में ये दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से चली जाती हैं। यहाँ से उठी, इस तरीके से उठने के बाद में दोनों डायरेक्शन में इस तरीके से चली जाती हैं। ये हवा के ऊपर की बात हो रही है, इस तरीके से चली जाती हैं। तो आप जान लें कि जहाँ पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, एंटी साइक्लोन होता है। अब यहाँ से जब हवाएं जाएंगी और जाने के बाद में ये देखिए यहाँ से 30 से 35 पे जो हवाएं थी वो एक हवा यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि यहाँ पर तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र। यहाँ से हवा उठी, उठने के बाद में यहाँ पर हवा उतरी और यहाँ से उतरने के बाद यहाँ पर हवा उतरी। 30 से 35 उत्तरी दक्षिण पे उतरती है। इसके ऊपर जब देखेंगे तो 60 से 65 पे भी हवा जो हो रही थी वो लो प्रेशर की बेल्ट थी। यहाँ से हवा ऊपर उठ रही थी। ऊपर उठने के बाद में भी इसकी एक शाखा पोलर की तरफ, दूसरी शाखा जो थी वो जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी थी इसकी तरफ आती है। आने के बाद में ये हवा नीचे उतरती है। तो जहाँ पर ये हवा उतरती है, देखिए एक शाखा हो गई ये 60 से 65 वाले की, ये शाखा हो गई और दूसरी हो गई 0 डिग्री वाली। ये दोनों शाखाएं जहाँ से जिस क्षेत्र में उतरती हैं, जहाँ पर उतरेंगी वहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और उच्च वायुदाब हवा जब नीचे उतरती है तो वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। वहाँ पर क्या होती है, एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती है। यहाँ से हवा में ऊपर से जब हवा नीचे उतरती है तो इसके दो पार्ट, एक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पछुआ पवन की तरफ इस तरह चली जाती है और एक होती है वो आप देखेंगे व्यापारिक पवनों को ट्रेड विंड के रूप में इस तरीके से चली जाती है। तो इसमें ऊपर की तरफ जो होता है इस तरीके से हवाएं आती हैं और सतह पर इस तरीके से हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब की जो पेटी थी, जो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एंटी साइक्लोन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। एंटी साइक्लोन की स्थिति कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर एंटी साइक्लोन की स्थिति देखने को मिलेगी। कहाँ पर, 30 से 35 के पास में एक एंटी साइक्लोन की स्थिति ये हो गई। एंटी साइक्लोन में क्या होती है, हवाओं में जो होता है कि हवा जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ऊपर से नीचे जब आती है तो नीचे, क्योंकि उच्च वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब के बाद जहां पर हवा होती है उच्च वायुदाब, उसके आसपास निम्न वायुदाब का होता है। हवा नीचे आने के बाद में सभी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। तो यहाँ पर जब 30 से 35 से जब हवा नीचे उतर रही थी तो उसकी एक शाखा जो थी वो पछुआ पवनों की तरह और दूसरी जो थी वो
हम देखेंगे तो किसकी तरफ, व्यापारिक पवनों के रूप में आने लगती है। तो इस सतह पर क्या होता है, एंटी साइक्लोन की स्थिति। और ऊपर की तरफ मतलब कि 30 से 35 में हवा में जब जाएंगे तो ट्रोपोपॉज पे क्या होता है कि हवाएं जो होती हैं वो एक 60 से 65 वाली और 0 डिग्री वाली दोनों हवाएं जो होती हैं वो इस लाइन पर आकर के यहाँ पर जो उतर रही थी, ये जो यहाँ पर जब ऊपर टकराती तो ऊपर की तरफ क्या होती, साइक्लोन की स्थिति बनती, क्योंकि वहां पर हवाएं जो थी आपस में टकरा रही थी। तो ऊपर की तरफ साइक्लोन और नीचे की तरफ एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन सतह पर और साइक्लोन ऊपर की तरफ, अर्थात 30 से 35 पे ट्रोपोपॉज के पास में साइक्लोन बनता है और नीचे की तरफ एंटी साइक्लोन बनता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी कंडीशन बनेगी। अब आइए देखते हैं, एक तो आपने देख लिया जो उच्च वायुदाब का जो ये वाला रीजन हो गया, जो जिसको हम कह सकते हैं उपोष्ण जो उच्च वायुदाब की पेटी होती है यहाँ पर। अब एक होता है पोलर रीजन। पोलर रीजन में हम लोग पढ़ते थे कि यहाँ पर जो 60 से 65 के पास में यहाँ से जो हवाएं जो थी वो ऊपर उठती थी, एक शाखा जो थी इस तरफ चली आई थी, दूसरी जो थी वो इस तरफ चली आई थी, दूसरी जो थी वो पोलर की तरफ आती है। पोलर की तरफ आने के बाद में ये पोलर पर मतलब ध्रुव की तरफ वहां पर नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद में वहां पर क्या होता है, उच्च वायुदाब हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है। वहां पर भी क्या होता है, प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है। कहाँ पर, पोलर रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं सामने मेरे पास में एक ग्लोब है, ग्लोब में जब आप देखेंगे तो 60 से 65 के पास में जब आप देखेंगे तो यहाँ से 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन से क्या होता है, यहाँ से हवा ऊपर उठती थी, ऊपर उठने के बाद में 30 से 35 पे नीचे उतरती थी, तो वहाँ पर लो प्रेशर मतलब वहाँ पर एंटी साइक्लोन। दूसरा 60 से 65 से ऊपर उठने वाली हवा की दो शाखाएं, एक से 30 से 35 की तरफ आती, दूसरी पोलर की तरफ आती। पोलर में जब आप देखेंगे तो पूरा सर्किल ना, पोलर में इस आर्कटिक सर्किल के ये वाला हिस्सा आप ले लीजिए, ये वाला ऊपर का हिस्सा आप ले लीजिए। इसमें जब हवा जो होती थी वो ऊपर आकर के यहाँ पर नीचे यहाँ पर आती थी, और यहाँ पर जब आती तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होता है, एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती। क्यों, क्योंकि हवा जो है यहाँ पर उच्च वायु ठंडा क्षेत्र है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, यहाँ पर हवा नीचे आती है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में इस रीजन से ऊपर की तरफ से हवा आने के बाद यहाँ उतरती, उतरने के बाद में ये इस तरीके से यहाँ पर उतरेगी, उतरने के बाद में चारों तरफ फैल जाती है। तो सतह पर जो होती है वो चलती है पोलर विंड, सतह पर चलती है पोलर विंड, क्योंकि उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। सतह पर हवा जो होती है वो ध्रुव से दूसरी डायरेक्शन में कहें, ध्रुव से दूर जाती है। मतलब कि इसे मान लेते हैं ये ध्रुव है, ये पूरा ध्रुव है, यहाँ पर हवा उतरी, उतरने के बाद में चारों तरफ ये ध्रुव से यहाँ से फैल जाती है। मतलब आती है यहाँ पर इस तरीके से ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद में ये हवा यहाँ पर उतरने के बाद चारों की तरफ फैल जाएगी। तो यहाँ पर क्या तो फैल जाएगी, मतलब बीच में हाई प्रेशर था, आसपास लो प्रेशर था, तभी तो हवा आ गई। और लो प्रेशर तो आप जान ही रहे, 60 से 65 लो प्रेशर ही, यहाँ से फिर क्या चलना शुरू हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी ध्रुवीय पौने। ध्रुवीय पौने यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, एंटी साइक्लोन की जो स्थिति बनती है ग्लोब पर हम देखें तो दो जगह पर बनती है, एक बनती है ध्रुवों पर, दूसरी बनती है जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होती है वहां पर भी ऐसी कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर देख रहे थे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटी साइक्लोन और यहाँ पर एंटी साइक्लोन, जाने ऊपर की तरफ साइक्लोन आता है। बिल्कुल ठीक उल्टा। अब ये 60-65 भी देख लेते हैं। 60 से 65 में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये भी 60 से 65 है, 60 से 65 यहाँ पर देखते हैं, 60 से 65 है। यहाँ से हवाएं जो थी वो ऊपर की तरफ उठी, यहाँ पर क्या था, साइक्लोन की कंडीशन थी। यहाँ पर क्या थी, साइक्लोन था, यहाँ पर साइक्लोन था। अब इससे यहाँ हवा ऊपर उठी, उठने के बाद में केंद्र से बाहर, क्योंकि केंद्र में उच्च दाब, एक इस तरफ चली गई, एक इस तरफ चली गई। तो जब यहाँ पर चली गई तो साइक्लोन जो सतह पर बन रहा था, इसके ऊपर की तरफ क्या होता है, एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन होता है। तो केंद्र मतलब कि जो जहां पर साइक्लोन के ऊपर जो बनेगा, मतलब कि जो 30 से 60 से 65 के पास हम ले लें, तो 60 से 65 के पास में जो सतह पर जो हवाएं ऊपर उठ रही थी, निम्न वायुदाब की पेटी से हवा ऊपर उठी, तो ऊपर उठने के बाद में वो क्या होगा, वहां पर वो सतह के ऊपर ट्रोपोपॉज के पास में हम देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटी साइक्लोन। नीचे की तरफ साइक्लोन, ऊपर की तरफ एंटी साइक्लोन होता है। तो ये आप जान रहे हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और जो पोलर सेल बनता है, उसी के आधार पर हम एंटी साइक्लोन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये साइक्लोन का ठीक उल्टा होता है। अब इसमें और भी देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि साइक्लोन में जो था, बिल्कुल ये डायग्राम समझिए, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में आप देख रहे हैं। यहाँ पर लो प्रेशर जब यहाँ पर हवा चारों तरफ से आए और ऊपर की ओर उठ जाती है, तो ये क्या होता है, ये है साइक्लोन की कंडीशन है। साइक्लोन में हवा ऊपर की तरफ आएगी, सब तरफ से आकर के केंद्र से हवा केंद्र की तरफ आ रही। देखिए इसमें देखें, सब तरफ से हवाएं जो थी वो केंद्र की तरफ आ रही, क्योंकि केंद्र में लो प्रेशर, यहाँ पर क्या लो प्रेशर है। लो प्रेशर की वजह से हवा ऊपर उठती, ऊपर उठने के बाद में बादलों का निर्माण होता है, बारिश वगैरह ये सब होती है साइक्लोन में।
और क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे ही हवा ऊपर की ओर जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% के ऊपर होगी, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर जाने पर हवा जो होती है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, ठंडी होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बादलों का निर्माण होगा, बारिश वगैरह भी होगी। तो ये हो गई, ये कंडीशन आप समझ गए। दूसरे में क्या होता है, यही हवा जब यहाँ से, मतलब यहाँ से जो ये हवा थी इसको ये मान लीजिएगा, लेकिन जैसे ये हवा आकर के यहाँ पर इस जगह से नीचे उतरती है, नीचे उतरने के बाद में क्या होती है, ये नीचे आती तो हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर की वजह से क्या होती है, हवा चारों तरफ, क्योंकि हवा नीचे बैठा मतलब दबाव डाल रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हवा इधर से उधर फैल जाती है। तो ये हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर हवा इस तरफ और इस तरफ, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरफ और इस तरफ हवा जो होती है वो फैल जाती है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन की स्थिति बनती है। तो याद रखिएगा एंटी साइक्लोन बोलते हैं। कौन से, एंटी साइक्लोन। तो ये हो गया एंटी साइक्लोन और ये हो गया साइक्लोन, दोनों की कंडीशन आप समझ गए, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। अब इनमें अंतर क्या है, एंटी साइक्लोन साफ मौसम के सूचक हैं, कैसे हैं आइए देखते हैं। क्योंकि एंटी साइक्लोन में हवा जो होती है ऊपर से, क्योंकि आप जान रहे हैं बारिश होने के लिए हवा जो होती है वो उसका ठंडा होना और काफ़ी कह सकते हैं एक तरीके से ऊंचाई पर जाना, ऊंचाई पर जाकर के ठंडा होना जरूरी है, क्योंकि जब तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी तब तक बारिश नहीं होगी। लेकिन इन क्षेत्रों में होता है कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से हवा पे इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है यहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा हाई प्रेशर ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे उतर रही है, हवा ऊपर अगर जाएगी तो ऊपर जाके जब ठंडी होगी कंडेंस होगी तभी तो यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन ऐसी कंडीशन बन नहीं पाती। तो यहाँ पर मान लीजिए दिन के टाइम पे तो खूब गर्मी हुई, दिन के टाइम पे खूब, रात के टाइम पे मौसम साफ है, तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से निकलती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाना पृथ्वी जो बाहर की ओर निकलती है, तो उससे क्या होता है, उससे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, क्योंकि हवा नीचे भी आ रही है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पर ड्यू वगैरह, ओस की बूंदें आपको खूब देखने को मिलती है, जैसे रेगिस्तान के क्षेत्रों वगैरह में देखेंगे तो ओस की बूंदें इस वजह से मिलती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या पृथ्वी है, यहाँ से जो हवा थी वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में निकली, लेकिन क्या हुआ ऊपर की तरफ से एंटी साइक्लोन की स्थिति भी, हवा जो थी ऊपर से प्रेशर भी लगा रही है, तो जो और उसके साथ में जो हवा में जो थोड़ी बहुत नमी थी उसकी वजह से क्या होता है, यही हवा नीचे की तरफ जब प्रेशर लगाती है तो यहीं पर आपको ओस की बूंदें वगैरह भी देखने को मिलने लगती हैं। और चूंकि ऊपर की तरफ बादल वगैरह है नहीं तो रेडिएशन पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, इसलिए राजस्थान कह रहा हूँ या रेगिस्तान के किसी भी क्षेत्र में लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर मतलब कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में कि रात के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। गिरने के पीछे कारण यही है कि जब टेम्परेचर गिरने के पीछे कारण क्या है कि वहाँ पर बादल वगैरह ना होने की वजह से टेरेस्ट्रियल पार्थिव विकिरण जो होता है पूरी तरीके से पृथ्वी से बाहर की ओर चला जाता है। बादल होंगे तो उसको कवर कर लेंगे तो मौसम जो है थोड़ा सा गर्म बना रहता है। तो यही है बातें एंटी साइक्लोन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। बाकी जो मैंने बताया आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी के आधार पर उच्च दाब की जहां जहां पर पेटी वहां पर एंटी साइक्लोन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यही एंटी साइक्लोन में, बाकी इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। लगभग जो मैंने बताया यही सब एंटी साइक्लोन पूछा जाता है। आप लोग इसको सीधे देखिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आने वाले समय में जब हम बात करेंगे उसमें जलवायु का वर्गीकरण बात करेंगे, कोपेन का, थार्नथवेट का, तिवार्था का, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जिनसे रिलेटेड परीक्षाओं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनके बारे में आएंगे तो हम आपको ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके बाद बात करेंगे थार्नथवेट, उसके बाद तिवार्था, ये तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।